एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं मेडिकल साइंस को आपका इंटरेस्टिंग और फेवरेट सब्जेक्ट। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। आखिर आपका एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और वो नर्वस सिस्टम से किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ऑल्सो किस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम साथ में मिलकर बॉडी में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो हमने ये भी समझा था कि नर्वस सिस्टम के होते हुए भी आखिर हमें क्यों एंडोक्राइन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स होती हैं वो आपकी हर एक सेल तक मैसेज नहीं भेज सकती, जबकि आपके एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन तो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को मैसेज सेंड किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर हमने मेन डिस्कस किया था किस तरीके से नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हार्मोन्स मैसेज को ट्रांसफर करने में एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैसिनेटिंग टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, यानी कि हार्मोन्स और ग्लैंड्स। ये वही सिस्टम है जो आपके बॉडी के स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, द एंडोक्राइन सिस्टम। ऑलवेज रिमेंबर, अगर नर्वस सिस्टम एक व्हाट्सएप मैसेज की तरह है फास्ट और इंस्टेंट, तो एंडोक्राइन सिस्टम एक ईमेल की तरह है जो थोड़ा स्लो आता है, पर जब आता है तो इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में किस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो हार्मोन्स होते हैं वो मैसेज को कैरी करने का काम करते हैं टारगेट सेल तक, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है, जिसको समझते समझते हम हार्मोन की कंप्लीट डेफिनेशन भी समझ जाएंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक एंडोक्राइन सेल बनाई है और दूसरी तरफ वो टारगेट सेल बनाई है जहां पर मैसेज को भेजना है। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, सो इट इज अ टाइप ऑफ मास ऑफ टिश्यू। ये आपके एक मास ऑफ टिश्यू की तरह होता है। मास ऑफ टिश्यू का मतलब ये आपका एक ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दे रही हैं। अब क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड का टिश्यू है तो यहाँ पर जो सेल्स होंगी दोज आर एंडोक्राइन सेल्स। स्टूडेंट्स, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ये भरा हुआ होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। अब जब भी एंडोक्राइन सेल किसी हार्मोन को बनाकर सिक्रीट करेगी तो वो डायरेक्टली सबसे पहले इस सिक्रीशन को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में करती है। एज यू कैन सी, दिस इज द सिक्रीशन which is produced from the endocrine cell. Because endocrine cell ductless है, इसके पास कोई नली नहीं है, कोई नल नहीं है जिसके थ्रू ये सिक्रीट कर सके, that is why ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को सबसे पहले इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दे देती है। उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस में एक टिश्यू के लेवल में जो कैपिलरीज पाई जाती हैं, उन कैपिलरीज में ये हार्मोन्स डिफ्यूज होने लगते हैं। यानी कि यहां से आपको पता चलता है कि हार्मोन सबसे पहले एंडोक्राइन सेल से निकलने के बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर करते हैं एंड देन दे विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नाउ अब ये जो हार्मोन्स या जो मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सर्कुलेट करते हुए आपकी टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये टारगेट सेल आपकी बॉडी में डिस्टेंटली लोकेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि जहां से एंडोक्राइन सेल ने हार्मोन को सिक्रीट किया है टारगेट सेल हमेशा उसके पास ही हो। टारगेट सेल आपकी बॉडी में कहीं भी दूर, किसी भी डिस्टेंटली लोकेटेड हो सकती है, यानी कि बहुत दूर भी हो सकती है एंडोक्राइन सेल से। लेकिन सर्कुलेशन के थ्रू जब आपके हार्मोन या मैसेंजर टारगेट सेल तक पहुंचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये टारगेट सेल आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में पाई जा सकती है। लेकिन अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर हार्मोन को कैसे पता चलेगा कि उसकी टारगेट सेल कौन सी है जिसके पास उसे इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो जो टारगेट सेल होती है उसके पास हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी हार्मोन से बाइंड कर सकता है जो उसके लिए मैसेज देने का काम करेगा। यानी कि ये हार्मोन्स अपनी टारगेट सेल को रिसेप्टर के थ्रू
डिटरमाइन या आइडेंटिफाई करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये रिसेप्टर वो साइट होती है जहां पर आकर आपका हार्मोन बाइंड करता है। दैट इज वाई हार्मोन बाइंड्स हेयर। ऑल्सो जो बाइंडिंग होती है हार्मोन की वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है, यानी कि आपकी हर एक टारगेट सेल के ऊपर सेम रिसेप्टर तो हो नहीं सकता एक ही हार्मोन के लिए। जिस हार्मोन के लिए जिस सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा वही हार्मोन उस स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एंडोक्राइन सेल आपकी पैंक्रियास की बीटा सेल्स होती तो ये जो हार्मोन सिक्रीट करती वो इंसुलिन होता। और फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन के लिए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर आपकी टारगेट सेल के ऊपर पाया जा रहा है वो आपकी लिवर की सेल है। तो इंसुलिन आखिर हिपैटोसाइट्स को कैसे डिटरमाइन करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा? थ्रू देयर रिसेप्टर, जिनके साथ जाकर इंसुलिन बाइंड हो सकता है। तो इस तरीके से हार्मोन्स मैसेंजर की तरह काम करते हैं और अल्टीमेटली सर्कुलेशन के थ्रू आपकी बॉडी में डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट सेल्स तक इंफॉर्मेशन भेजने में हेल्प करते हैं। एज यू कैन सी, hormone is a mediator molecule that is released in one part of the body but regulates the activity of cells in other parts of the body। इसका मतलब है कि हार्मोन आपका एक ऐसा मीडिएटर मॉलिक्यूल है, ऐसा मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी के किसी एक पार्ट से रिलीज होता है लेकिन रेगुलेट करता है बॉडी की अदर पार्ट की सेल्स की एक्टिविटीज को। सो स्टूडेंट्स देखो, हार्मोन एक मीडिएटर मॉलिक्यूल है, मतलब एक ऐसा केमिकल मैसेंजर जो मैसेज को कैरी करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और ये ग्लैंड रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब ये हार्मोन सिर्फ ब्रेन में काम नहीं करता है बल्कि ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाकर जैसे कि मसल्स, बोन्स एंड लिवर, उनको जाकर सिग्नल देता है ग्रो करने के लिए। सो बेसिकली हार्मोन एक पोस्टमैन की तरह है जो एक जगह से मैसेज लेकर दूसरी जगह तक डिलीवर करता है जहां उसका इफेक्ट होता है या जहां पर उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर पाया जाएगा। ऑल्सो कल भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जैसे जब भी आप लोग स्ट्रेस में होते हो तो तुम्हारी एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है एड्रिनलिन को। अब ये एड्रिनलिन सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड तक नहीं रुकता, वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है और हार्ट को बोलता है बीट फास्टर, मसल को बोलता है गेट रेडी और लंग्स को बोलता है इनहेल मोर ऑक्सीजन। सो एक हार्मोन ने एक साथ बॉडी के कई ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर दिया। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ओके, यहां पर जो हमने ऊपर डायग्रामेटिकली समझा है इसे हम एक फ्लो चार्ट में भी देख लेते हैं। दैट मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन सेल से निकलने के बाद सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर करते हैं। आफ्टर दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो टिश्यू के लेवल पर जितनी भी कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू डिफ्यूज करवा लिए जाते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी कि अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे। Then the circulating blood delivers the hormones to target cells of any part of the body। अब ये जो आपका सर्कुलेटिंग ब्लड है जिसमें हार्मोन डिफ्यूज हो चुका है, ये सर्कुलेटिंग ब्लड डिलीवर करेगा इस हार्मोन को आपकी बॉडी के उस पार्ट में जहां पर इस हार्मोन के लिए टारगेट सेल होगी या टारगेट रिसेप्टर होगा। अंडरस्टैंड? आई होप स्टूडेंट्स जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी वो आपको थ्योरेटिकली भी समझ आई हो। स्टूडेंट, नोट करने वाला पॉइंट ये है दैट बोथ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स exerts their effect by binding to receptor on or in their target cell। स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब है कि चाहे न्यूरोट्रांसमीटर हो और चाहे या आपका हार्मोन हो, दोनों के दोनों अपने इफेक्ट को कैसे शो करते हैं जब वो अपनी टारगेट सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाकर बाइंड करते हैं। अगर आपको कल का ये डायग्राम याद हो तो मैंने आपको दिखाया था कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाकर बाइंड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ही बने होते हैं। इन द सेम वे इस डायग्राम में भी मैंने आपको समझाया कि जो रिसेप्टर जिस हार्मोन के लिए होगा वही हार्मोन उस रिसेप्टर पे आकर बाइंड करता है।
Next line, hormones are chemical messenger that helps in transfer of information from one cell to another like intercellular communication. यानी कि हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, जिसे इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, यानी कि सेल्स के बीचों बीच कम्युनिकेशन करवाने में ये मैसेंजर हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, इसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताऊं तो इमेजिन करो तुम्हारा ब्रेन एक कंट्रोल रूम है जहां से कमांड्स निकलती है। अब ब्रेन डायरेक्टली हर एक ऑर्गन से बात तो कर नहीं सकता, राइट? तो ब्रेन अपनी बातें हार्मोन्स के थ्रू भेजता है। जैसे अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए तो ब्रेन एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देता है कि एड्रिनलिन रिलीज करो। अब एड्रिनलिन जाकर सेल्स को मैसेज देता है कि बी अलर्ट, एनर्जी प्रोड्यूस करो, हार्ट बीट बढ़ाओ। देखा स्टूडेंट्स, हार्मोन एक तरह के कम्युनिकेशन लिंक हैं जो इंश्योर करते हैं कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स एक टीम की तरह काम करें, कोऑर्डिनेटेड, बैलेंस्ड और परफेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग। So remember, hormones are not just chemicals. They are the language through which our body talks to itself. Understand? स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके एंडोक्राइन सेल से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ये आपके नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। वाई दे आर सेड टू बी एज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल? क्योंकि अगर ये न्यूट्रिएंट होते, आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहे होते, तो ये तो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में यूटिलाइज कर दिए जाते सेल्स के द्वारा, क्योंकि आपकी बॉडी की तो हर एक सेल को न्यूट्रिएंट की जरूरत है फॉर देयर फंक्शंस एंड फॉर देयर एक्टिविटी। अगर ये न्यूट्रिएंट होंगे तो कोई भी सेल इन्हें यूटिलाइज कर लेगी, इसीलिए ये आपके क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। दे सिक्रीट इन वेरी ट्रेस अमाउंट, ये बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। अब इसके पीछे भी रीजन है, ये बहुत ही कम अमाउंट में इसीलिए सिक्रीट होते हैं क्योंकि ये बॉडी में किसी अदर सेल के द्वारा यूज ही नहीं किए जाते, और क्योंकि ये ज्यादा वेस्ट नहीं होते किसी अदर सेल के साथ, इसीलिए ये कम अमाउंट में भी सिक्रीट होंगे तो अपना पूरा इफेक्ट शो कर पाएंगे। इसीलिए इन्हें कम अमाउंट में सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे ट्रांसमिशन के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कहीं पर भी वेस्ट नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, डायग्राम के थ्रू आपने जितनी भी चीजें सीखी है उन्हें मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिख दिया है। दैट हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट्स एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। इसका मतलब है कि हार्मोन्स आपके नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि वो बॉडी में ऐसे केमिकल्स हैं जो न्यूट्रिएंट देने का काम नहीं करते। विच एक्ट्स एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, यानी कि एक ऐसे केमिकल है जो एक सेल से दूसरी सेल तक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं, और ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में यानी कि कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये बॉडी में कहीं पर वेस्ट नहीं हो रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेक्चर के स्टार्ट में ही हम ग्लैंड्स का नाम ले रहे थे, तो क्यों ना ग्लैंड्स की डेफिनेशन भी देख ली जाए। ग्लैंड्स, एन ऑर्गन और ग्रुप ऑफ सेल दैट प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, यानी कि ग्लैंड आपका कोई ऑर्गन हो सकता है या आपका कोई ग्रुप ऑफ सेल यानी कि टिश्यू हो सकता है जो प्रोड्यूस करता हो या सिक्रीट करता हो किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को। ये स्पेसिफिक सब्सटेंस आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, स्वेट हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, मिल्क हो सकता है, या फिर डाइजेस्टिव जूसेस हो सकते हैं, टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस और परफॉर्म देयर रोल्स। अब ये जो आपके केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, ये या तो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे या फिर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल बॉडी में परफॉर्म करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड को आप कंपोजिट ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड भी कह सकते हो। इन तीनों ग्लैंड्स को आपने एनिमल टिश्यू या फिर आपका जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसे कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर किया होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसे एक और बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर मेकिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड भी क्योंकि एक ग्लैंड है तो ये आपके एक मास ऑफ टिश्यू की तरह पर बहुत सारी सेल्स एक ग्रुप में पाई जाती हैं, और ये सेल्स एंडोक्राइन सेल्स कहलाती हैं। एंडोक्राइन सेल मिलकर जिस एंडोक्राइन ग्लैंड को बनाती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को सिक्रीट करती है बिना किसी डक्ट के। इस वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है।
secretions are directly poured into the bloodstream without any duct। यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड में आपकी कोई भी डक्ट नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर बिना किसी डक्ट के ही आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उन्हें डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। सेकेंडली, द एक्सोक्राइन ग्लैंड। स्टूडेंट्स, नाम से भी आप मीनिंग निकाल सकते हो। एंडो का मतलब था इनसाइड, क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन, यानी कि ये सिक्रीट करती है हार्मोन्स को विद इन द ब्लड। यहाँ पर एक्सो का मतलब होगा आउटसाइड एंड क्राइन का मतलब होगा सिक्रीशन, यानी कि ऐसी ग्लैंड जो ब्लड के बाहर कहीं क्या करती है, अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट करती है। एज यू कैन सी, दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके पास एक डक्ट है जो कि डक्ट के थ्रू सिक्रीशन करती है। दैट इज वाई एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच क्या डिफरेंस होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होती हैं। ये ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू पोर करती हैं। जबकि अगर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स की बात करी जाए, सो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के पास दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। इस वजह से इसे मिक्स्ड और कंपोजिट ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैंक्रियास, जिसे हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इसके अलावा आपकी बॉडी में गोनैड्स, जो कि एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। गोनैड्स आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। गोनैड्स वाले सेक्शन को फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में डिस्कस करोगे, लेकिन यहां पर हम जिसे डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज पैंक्रियास। ओके, now students, this is the diagrammatical representation of major endocrine glands of a human body। एक human body में जितनी भी major endocrine glands होती है उनको मैंने यहाँ पर diagrammatic आपके सामने शो किया है। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी चीज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो हेड से करते हैं, तो क्यों ना एंडोक्राइन ग्लैंड की नेम्स को भी हेड से स्टार्ट करते हैं। आपके हेड में एक मास्टर ग्लैंड पाई जाती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। Now, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी बॉडी की अदर ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम जो मास्टर करता है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑल्सो आपके ब्रेन में एक और ग्लैंड होती है दैट इज पीनियल ग्लैंड, जो कि एक्चुअल में मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है, जो कि आपकी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। ऑल्सो अगर आप अपने थ्रोट वाले रीजन में बढ़ो तो वहां पर आपको थायराइड ग्लैंड देखने के लिए मिलती है, जो थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करती है। इन थायराइड ग्लैंड्स के पीछे आपकी 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है विच आर प्रेजेंट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर थाइमस ग्लैंड, जो कि स्टर्नम के पीछे पाई जाती है और चेस्ट के अंदर होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर एड्रीनल ग्लैंड, जो कि इमरजेंसी पावर हाउस की तरह काम करता है। ये ग्लैंड हमारी किडनीज के ऊपर पाया जाता है, इस वजह से इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज पैंक्रियास। स्टूडेंट, ये ग्लैंड स्टमक के पीछे पाई जाती है और इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं, इस वजह से इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट आर योर गोनाड्स। अगर फीमेल की बॉडी होगी तो वहां पर आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी दैट इज ओवरी। ओवरी फीमेल्स में गोनाड्स की तरह काम करती है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करती है, यानी कि फीमेल्स में जो आपके गैमेट्स बनते हैं विच आर ओवम्स, वो भी ओवरी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और जो हार्मोन भी रिलीज होता है एस्ट्रोजन, वो भी आपकी ओवरी के थ्रू ही रिलीज किया जाता है। अगर मेल की बॉडी होगी तो यहां पर ओवरी की जगह टेस्टीज पाए जाएंगे। टेस्टीज मेल की बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करते हैं, यानी कि यही वो पार्ट है जो गैमीट यानी कि स्पर्म को बनाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का प्रोडक्शन भी यहीं से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हमने समझा कि हार्मोन क्या होते हैं और कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। एक ऑर्गन से मैसेज उठाना और दूसरे ऑर्गन तक भेजना, उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट करना। याद रखो, हार्मोन्स ही वो इनविजिबल लिंक है जो बॉडी के हर एक सेल को सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करने पर मजबूर करते हैं। स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, बिकॉज कल के लेक्चर में हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी कि हार्मोन्स अपने रिसेप्टर्स के थ्रू कैसे काम करते हैं और ये सिग्नल सेल तक कैसे पहुंचता है। सो बी रेडी, कल हम डाइव करेंगे एंडोक्राइन कम्युनिकेशन का एक्चुअल मैकेनिज्म। Till then, revise today's concept, stay curious and keep learning. Thank you.